आप 1000 लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं। आप एक ही आदमी को 1000 तरीके से बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन एक ही व्यक्ति को एक ही तरीके से बार बार बेवकूफ नहीं बना सकते। ये फिलॉसफी है। कुछ साल पहले एक कॉमेडी फिल्म आई थी, वेलकम। अगर आपने फिल्म देखी होगी तो आपको याद होगा कि उस फिल्म में कटरीना कैफ फिल्म के हीरो अक्षय कुमार को लगातार 2 बार अप्रैल फूल बनाती हैं, लेकिन उसका करारा जवाब अक्षय कुमार भी देते हैं। खैर, फिल्म हो या फिलॉसफी, दोनों की हकीकत अब बिहार की राजनीति में उतर आई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी कहने को तो सहयोगी हैं। दोनों को मिलकर लड़ना तेजस्वी यादव और राहुल गांधी से है, लेकिन लड़ाई आपस में ही चल रही है। और मोदी जी एक बार फिर पिछले चुनाव जैसा ही दांव नीतीश कुमार को देना चाहते हैं। बिहार में जैसे ही ये नया दांव सामने आया, उसने ये इशारा भी दे दिया कि नीतीश बाबू इस बार किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं है। वैसे झुके तो वो पिछली बार भी नहीं थे, लेकिन नतीजों में गच्चा खा गए थे, क्योंकि पिछली बार उन्हें दोस्ती की आड़ में बेवकूफ बनाया जा रहा था। लेकिन इस बार नीतीश कुमार दोस्त को भी अच्छी तरह समझ चुके हैं और दोस्त की चालबाजियों को भी। नमस्कार, मैं हूं विजय। आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव खबर। आज के दौर में जो सच है वही एक्सक्लूसिव है, और आज का सच यह है कि नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मुश्किल इतनी बढ़ा दी है कि बौखलाहट में उन्हें खुलकर सामने आना ही पड़ गया। हालत यह है कि नीतीश कुमार पर जो वार वो दिल्ली में बैठकर चोरी छिपे कर रहे थे, अब वो खुल्लम खुल्ला करना पड़ रहा है, वो भी पिछली बार के जैसा ही, जिसे नीतीश कुमार बहुत अच्छी तरह से जानते और समझते हैं। अब नीतीश बाबू फिल्म वेलकम के अक्षय कुमार तो है नहीं कि मोदी जी और अमित शाह के एक ही दांव से 2-2 बार गच्चा खा जाएं। यही असल में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सबसे बड़ी मुश्किल है। असल में तो बिहार का पूरा चुनाव ही दिल्ली दरबार के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है। वक्फ कानून, जाति जनगणना, सेना के पराक्रम पर राजनीति साधना, अपनी राजनीतिक फायदे के लिए काम करना, ऐसी तमाम चालें नाकाम होने के बाद दिल्ली ने एक अमोघ अस्त्र निकाला, वोटर लिस्ट की गहन पड़ताल। लेकिन ये दांव भी सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक पहुंच चुका है। सारे विपक्षी दल और यहां तक कि जनता भी चुनाव आयोग के खिलाफ होती नजर आ रही है। इस मामले में वोटर लिस्ट को लेकर के चुनाव आयोग और सत्ता दोनों किस तरह फंस चुके हैं, इसका सबूत अखबार में छपा एक विज्ञापन और करीब 12 घंटे बाद उस पर आई चुनाव आयोग की सफाई से ही जाहिर हो गया है। लेकिन इन सारे मसलों पर हम अलग वीडियो में बात करेंगे विस्तार से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में यह सुनवाई गुरुवार को होनी है। पूरा अंदेशा यह है कि सर्वोच्च अदालत का फैसला ही बिहार में बीजेपी की हार का संकेत दे देगा। लेकिन आज बात इन्हीं सब हालात से निकले नरेंद्र मोदी और अमित शाह के उस दांव की, जो उन्हें फिर से बैक टू स्क्वायर वन पर ले आया, यानी जहां से चले थे वहीं पहुंचा दिया। दिल्ली के इस दांव को पूरा बिहार और पूरी दुनिया 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी देख चुकी है। इसके इकलौते भुक्तभोगी जिन्हें टारगेट करके ही ये दांव चला गया था, वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बार शायद पूरी तरह अलर्ट हैं और अपनी रणनीति के साथ तैयार हैं। इसीलिए वो दिल्ली दरबार के आगे किसी कीमत पर
झुक नहीं रहे हैं, वो अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। उनकी दो मांगों को दिल्ली ही नहीं, आप भी जानते हैं। खुद को एनडीए की ओर से मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करवाना और सीट बंटवारे में कम से कम 115 सीटें हासिल करना, जितने पर उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड पिछली बार लड़ी थी। मोदी जी और अमित शाह इस बार किसी भी तरह बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री चाहते हैं और ये बात सारी दुनिया को मालूम है। इसलिए ना ही नीतीश को सीएम का चेहरा बना रहे हैं, ना ही उन्हें 100 से ज्यादा सीटें देना चाहते हैं। इसके लिए चिराग पासवान की लोजपा का हवाला भी नीतीश कुमार को दिया गया, जो अब एनडीए में शामिल होकर के बिहार में अपने लिए 30 से 40 सीटें मांग रहे हैं। अगर नीतीश को 115 सीटें दे दी गई तो कुल 243 सीटों वाले विधानसभा के चुनाव में बीजेपी के हाथ क्या आएगा, ये आईने की तरह साफ है। चिराग को 25 सीट भी दी गई और एनडीए में शामिल उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी को कुल मिलाकर के 10 सीट भी दी गई, तो बीजेपी के हिस्से में आएंगे सिर्फ 93 सीटें। इस पर अगर मोदी और शाह हर जुगाड़ करके भी 90% स्ट्राइक रेट के साथ मान लीजिए कि 80-82 सीट ले भी आए, तो बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं बना पाएंगे, क्योंकि तब नीतीश कुमार भी बुरी से बुरी हालत में 50+ होंगे, 80+ भी हो सकते हैं, क्योंकि पिछली बार की तरह उनके वोट काटने के लिए चिराग पासवान इस बार नहीं होंगे। अब ऐसी सूरत में नीतीश कुमार के पास हर वक्त विपक्षी तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के साथ मिलकर के सरकार बनाने का रास्ता खुला रहेगा, यानी बाजी हाथ से निकलना तय। इसी को बचाने के लिए अब तक दिल्ली से तरह तरह के जतन किए गए, लेकिन जब सब कुछ नाकाम नजर आने लगा तो नीतीश कुमार के साथ दोस्ती की आड़ में लुका छिपी का खेल एकदम खत्म करके दिल्ली को शायद अपने पुराने दांव पर ही उतरना पड़ा है। पुराना दांव चिराग पासवान का अकेले चुनाव लड़ना। सब कुछ नीतीश बाबू का देखा भाला और जांचा परखा है, लेकिन दिल्ली के सामने बिहार की बाजी बचाने का शायद और कोई रास्ता नहीं बचा है। उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि जब मैं कहता हूं चिराग पासवान चुनाव लड़ेगा, तो आप लोगों को बताऊं कि चिराग पासवान सभी 243 सीटों पर लड़ेगा। हर सीट पर चिराग बनकर चुनाव लड़ूंगा। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने सारण में रविवार को अपनी जनसभा में जितनी भी बातें कही, वो सब एक एक कर दिल्ली के स्वयंभू सियासी चाणक्यों की बेबसी और मजबूरी का ही इशारा कर रही हैं। और बुजुर्ग बीमार जैसे प्रोपेगेंडा से घिरे नीतीश बाबू के दिल्ली दरबार के आगे तन कर खड़े होने का इशारा करती है। चिराग ने ना सिर्फ एक तरफा ऐलान कर दिया, बल्कि ये भी कहा कि वो मिलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन उनके विरोधी उनके रास्ते में रोड़ा अटकाने की कोशिश कर रहे हैं। अब एनडीए में चिराग पासवान का विरोधी कौन है? चिराग खुद को नरेंद्र मोदी का हनुमान बताते हैं। उनकी कैबिनेट में मंत्री भी हैं। सीटों को लेकर के अंतिम फैसला भी मोदी जी ही करने वाले हैं, जिसमें अभी कुछ वक्त है। नीतीश कुमार के साथ उनके जो भी रिश्ते हैं वो उनके खुद के बनाए हुए हैं। चुनाव लड़ने से उन्हें कोई रोक नहीं सकता। फिर विरोधी का बहाना लेकर के चिराग किस पर निशाना साधना चाहते हैं और क्यों चाहते हैं? उनके संकट मोचक तो मोदी जी ही हैं, जिनके वो हनुमान हैं, खुद बताते हैं।
बिहार के लोगों की खातिर और बिहारी फर्स्ट का जो चुनावी नारा वो लगा रहे हैं, वो उतना ही बेमानी है जितनी उनकी ये विरोधी वाली दलील। बिहार की जनता 10 साल से उन्हें सांसद बना करके दिल्ली भेज रही है। वो केंद्र में मंत्री भी हैं। वो जो चाहें बिहार के लिए कर सकते हैं। अगर विधानसभा चुनाव के जरिए ही बिहार के लिए कुछ किया जा सकता है तो उन्होंने पिछला चुनाव क्यों नहीं लड़ा, जबकि अपनी पार्टी को 135 सीटों पर लड़वाया। जाहिर है सिर्फ मोदी जी की मदद और नीतीश कुमार को कमजोर करने के लिए। अगर मकसद बिहार और बिहारी होते तो चिराग ने अपनी पार्टी के साथ 5 साल तक बिहार में ही पसीना बहाया होता। आज भी उनका मकसद साफ है, जो पिछली बार था। पिछली बार भी चिराग ने नीतीश कुमार के हर उम्मीदवार के खिलाफ अपना कैंडिडेट उतारा, लेकिन बीजेपी के खिलाफ एक भी नहीं। इतना ही नहीं, उनके सिंबल पर, उनके चुनाव चिन्ह पर बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं ने चुनाव लड़ा था। तो क्या बिहार की जनता को ये समझ में नहीं आएगा कि खूब सारी सांस भरकर फिल्मी एक्टर की तरह जब चिराग बिहार और बिहारी की बात करते हैं तो असल में वो किसकी फिक्र कर रहे हैं? अपनी और शायद मोदी जी के एजेंडे की। बिहार में अरबपति कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या को लेकर के भी चिराग ने नीतीश सरकार पर हमला किया। नीतीश कुमार के सुशासन पर सवाल उठना लाजमी भी है, लेकिन इस सत्ता और कानून व्यवस्था पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की कोई भूमिका चिराग को क्यों नजर नहीं आती? जबकि सरकार का हिस्सा तो चिराग, नरेंद्र मोदी और अमित शाह सब हैं। चिराग पासवान की पूरी कवायद का मतलब ऊपर से देखने पर और गहराई से भी समझने पर एक ही नजर आता है, नीतीश कुमार को कमजोर करना और नरेंद्र मोदी, अमित शाह के एजेंडे को मजबूत करना। अगर चिराग के ऐलान से पिछली बार का अनुभव याद करके नीतीश कुमार डर जाते हैं और सीट बंटवारे पर झुक जाते हैं, तब भी दिल्ली का काम बन जाएगा। अगर नीतीश कुमार फिर भी अड़े रहते हैं तो चिराग को फिर पिछली बार की तरह जदयू के वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए अलग से उतारा जाएगा। साफ जाहिर है कि मजबूरी या मुश्किल चिराग पासवान के सामने नहीं, बीजेपी के सामने है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सामने है, क्योंकि नीतीश कुमार अड़ चुके हैं। सब कुछ जानकर भी नीतीश बाबू क्यों अड़े हुए हैं, इसका भय भी दिल्ली को सता रहा है। इस समीकरण को हम आपको एक वीडियो में पहले बता चुके हैं कि किस तरह चुनाव के बाद तक नीतीश कुमार के पास महागठबंधन के साथ मिलकर के भी मुख्यमंत्री बने रहने का विकल्प मौजूद है। दिल्ली की यही वो बौखलाहट है जिस वजह से उनका सारा फोकस नीतीश कुमार की सीटों को न्यूनतम पर समेटना है, चाहे चिराग को साथ रखकर, चाहे उन्हें अलग भेजकर। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की एक और मुश्किल जो उन्हीं के दांव ने खड़ी कर रखी है, वो है मुस्लिम वोट बैंक। और जैसा हमने पहले ही कहा कि सारण की सभा में चिराग पासवान की कही हर बात से मोदी जी और अमित शाह की मजबूरी की झलक मिलती है। इस मामले में भी ऐसा ही नजर आया। जिस वक्फ बिल को चिराग बाबू ने पूरे समर्थन से कानून बनवाया, अब उसी मुस्लिम वोट बैंक को एक मुश्त विपक्ष में जाता देखकर दिल्ली बेचैन भी है। शायद इसीलिए चिराग ने अपनी जनसभा रविवार को मुहर्रम के दिन रखी और इसका बाकायदा हवाला भी दिया। उन्होंने कहा कि
मुझे कई बार कहा गया कि मुहर्रम के दिन कार्यक्रम करने से लोगों की उपस्थिति प्रभावित हो सकती है, लोग कम आ सकते हैं। लेकिन मेरे लिए उपस्थिति से ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके दिल और ज़हन में मेरी उपस्थिति और आपकी भावना से जुड़ने का अवसर है। उसूलों और इंसानियत की रक्षा करते हुए करबला के मैदान जंग में सर्वोच्च बलिदान देने वाले हजरत इमाम हुसैन साहब और उनके साथियों को कोटिशह नमन। ये चिराग पासवान ने कहा। आप कल्पना कर सकते हैं कि सनातन के सबसे बड़े चुनावी ब्रांड मोदी जी के कथित हनुमान क्या कह रहे हैं और क्यों। यही राजनीति है। और बिहार की इस राजनीति में इस बार या तो मंडल के एक पुरोधा को अपना कमंडल लेकर निकलना होगा या फिर कमंडल के इकलौते महारथी को बिहार से अपना कमंडल समेटना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।